हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 5 नागरी लिपि। क्या है? चैप्टर 5 है जिसका नाम है नागरी लिपि और ये चैप्टर क्या है? हिंदी का है गद्यखंड से। ठीक है? इसको गदोली कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम जो कराने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। वन टाइप क्वेश्चन होगा, वन शॉर्ट वीडियो होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को दबाकर शेयर कर दो और अपने फ्रेंड को ग्रुपों में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हम आज कराने जो वाले हैं नागरी लिपि। देखिए एक ऐसा स्टोरी है ना, अगर कोई भी चीज़ का अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आप सभी के पास बुक होंगे, आपको बुक पे क्या करना है, जाके स्टोरी को बढ़िया से रीड कर जाना है। बस रटना नहीं है, प्यार से कहानी जैसे हम लोग फ़िल्म कैसे देखते हैं, जिस तरह से लोग फ़िल्म देखते हैं ना, बढ़िया से एन्जॉय के साथ देखते हैं, उसको दिमाग में एकदम अरे वाह! मार रहा है, पीट रहा है, उसी तरह से कहानी जो स्टोरी होता है, कहानी को ध्यान से पढ़ो, कहानी में स्टोरी दिया रहता है, उस कहानी को स्टोरी को पढ़ते-पढ़ते उसका चिंतन करो दिमाग में, कि यार ये मंगमा है, मंगमा क्या करती थी, दही बेचती थी, उसके बेटे थे, सॉरी पोते थे, उसकी पुतोह थी। तो ये माइंड में जब चित्रण बनेगा ना, ये दिमाग में घूमते रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो फ़िल्म जिस तरह से देखकर याद रहता है, उसी तरह से आपको स्टोरी जो पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कराने वाले हैं नागरी लिपि के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बुक से बनते हैं क्वेश्चन आंसर कराएँगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको इसमें करा दूँगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं नागरी लिपि। सबसे पहले नागरी लिपि जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो क्वेश्चन में तो सबसे पहले यही आपसे पूछ दिया जाता है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो यहाँ लेखक का नाम करें तो क्या हो जाएगा? गुणाकर मूले। आपसे पूछा जाएगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले है। गुणाकर मूले ने कौन से कहानी लिखी है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा नागरी लिपि, दही वाली मंगमा, बहुत सारे ऑप्शन। आपको उसको कन्फ्यूजन होना है, तो कन्फ्यूजन होना क्यों है? आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से परिचय की बात करते हैं। लेखक की परिचय क्या बताते हैं? परिचय ये है कि गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। अब सबसे पहले बात हो गया कि आपसे पूछा जाएगा कि मतलब गुणाकर मूले का जन्म जो है कौन-सा जिला में हुआ था? कौन-सा राज्य में हुआ था? कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन 4-5 को बन गया। तो पता चला? क्या पता चला आपको? यहाँ से आपको क्या पता चला? हम करा रहे हैं ना, तब ध्यान से देखो। अब यहाँ से देखो क्या पता चला से, ध्यान से समझना बात को। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले ने किसकी कहानी कौन-सी कहानी लिखी थी? ऑप्शन में रहेगा दही वाली मंगवा, ढरते विश्वास नाखून क्यों बढ़ते हैं और नागरी लिपि। तो इसमें जो ऑप्शन होगा उसको मार देना है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आगे कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935, 3 क्वेश्चन हो गया। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती गाँव में हुआ था, 4 क्वेश्चन हो गए। गुणाकर मूले की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन तो बन गए गुणाकर मूले से। कितनी ईज़ी। तो कभी भी जब पढ़ो ना तो वन शॉट जब आप एक बार पढ़ लेते हो, जब सिर्फ सारांश पढ़ लो यार, कोई भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताओ यहाँ से पढ़ने में 5 क्वेश्चन आया और ये 100% मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, कोई भी टॉपिक हो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चलिए बेसिक यहाँ से कुछ सारांश लेता हूँ और यहाँ से कुछ बताता हूँ। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में किताब पूछेगा कि गुणाकर मूले ने जो अपनी जो कहानी कारक जो थे परिवेश दीक्षा जो ली थी शिक्षा ग्रहण की, कौन सी भाषा थी? तो मराठी भाषा में। मिडिल स्तर के मराठी पढ़ने में के बाद उन्हें वर्धा चले गए, वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी तथा हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। उसके बाद में इलाहाबाद में गणित विषय में एमए किया। अब पूछेगा कि वो मिडिल में पढ़ने को तो कहाँ गए, कहाँ तक नौकरी की, कितने साल, तो इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पूछा जाएगा कि इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय का एमए क्या, एमए वो कौन-सा विषय था, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर पूछा जाता है रचनाएँ के बारे में, उनकी मेन जो फेमस रचनाएँ हैं, कहानीकार ये कौन-कौन से कहानी लिखे हुए हैं। जैसे कि बच्चों बात करें तो अक्षरों की कहानी, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, स्वरमंडल, शून्य नक्षत्र, भारतीय लव, ये जो कहानियाँ हैं, ये उनकी रचना है, ये रचे हुए हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि गुणाकर मूले द्वारा लिखित कहानी रचना कौन है? और ऑप्शन में इसमें से एक कोई ऑप्शन रहेगा और 3 अदर ऑप्शन रहेगा। तो जो ऑप्शन सही होगा उसको सही लगाना है। डाउट क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों अगर हम बात करें पाठ का परिचय की बात करें तो पाठ का परिचय अगर हमने देखा कि वस्तुत पाठ गुणाकर मूल्य पुस्तक है और भारतीय लिपि के कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। बस ये कहानी का पाठ का उद्देश्य था, परिचय था। क्या-क्या बताया गया ऐसे। अब इसमें पढ़ना जो है डिटेल्स आपको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक को रीड कर लीजिएगा, ठीक है? मेरा एक ही सॉल्यूशन रहेगा। कहीं भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप कहीं पे, आप जो भी क्लास का है, हमारे वीडियो नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हमारी वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देखिए। बस आप एक किताब को कहानी की तरह बढ़िया से पढ़ लो, कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं पाठ के सारांश से। क्या करा है पाठ का सारांश? तो पाठ का सारांश जो होता है ना, सारांश का मतलब क्या होता है? कहानी का छोटा रूप। कहानी का छोटा रूप पाठ का सारांश होता है और मेन कहानी का जो सारांश की भाग है वो हमें करा देते हैं। पाठ में नागरिक लिपि नामक एक गुणाकर मूल्य से लिखा गया। अब पूछेगा कि नागरिक लिपि की जो लेखक है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो गुणाकर मूल्य है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास और उपयोग के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। लेखक ने बताया कि जिस लिपि में यह पाठ छपा उस नागरी या देवनागरी कहा जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ छपाता है या लिखाता है ना तो उसकी ज़रूर लिपि होती है। या तो हिंदी लिपि है तो यह देवनागरी लिपि होगी, संस्कृत देवनागरी लिपि होगी, उसके बाद इंग्लिश देवनागरी लिपि होगी। तो इसी तरह से जैसे कि उर्दू भाषा हो गया, तो गुरुमुखी हो गया, तो ये सभी का लिपि अलग आता है, ठीक है? गुरुमुखी लिपि हो गया, पंजाबी का हो गया, फारसी लिपि हो गया, तो इस सब का अलग-अलग लिपि होती है। लेकिन जो हिंदी से लिखा होता है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये लगभग टाइपिंग समय है 250 वर्ष पहले विकसित हुई थी। इसमें देखिए 250 वर्ष पहले हमारे देश की आज़ादी के कितने साल हो गए? 78 साल हो गए और ये 250 साल पहले हुआ है और हमारे देश पे शासन अंग्रेज़ों ने शासन किया कितने साल?
200 साल। तो अगर आप अब इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो अंग्रेज़ी ने शासन कम किया था, मुगलों ने ज़्यादा शासन किया था। ये बाहर के निवासी थे और ये भारत पे आए और भारत पर कब्ज़ा बनाकर बहुत सारे ब 200 साल तक राज किया। तो अंग्रेज़ थोड़ा बहुत तो थे ही और अंग्रेज़ से ज़्यादा मुगलों जो थे, मुसलमानों ये सब बहुत राज किए। मुसलमान तो चले गए, फिर उसके बाद में ये लोग राज किए और अभी तक सोच रहे हैं कि राज करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है? तो 250 वर्ष पहले विकसित हुई थी। इसमें अक्षरों की स्थिरता थी। हिंदी, संस्कृत और नेपाली जैसी विभिन्न भाषाओं ने लिपि में लिखा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दुनिया भर में संस्कृत और प्रकृत की पुस्तकें इस लिपि में छिपी होती थी। अब देखिए दुनिया भर की बात हो रहा है संस्कृत की, लेकिन अभी के समय संस्कृत सब भूलते जा रहा है। अपनी प्रकृति को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो भाई तो संस्कृत बहुत जरूरी है। और इसमें क्या होता है कि प्रकृति से पुस्तक में इस लिपि में छपी हुई थी। कौन सी? संस्कृत भाषा में छपी हुई थी। देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा इस लिपि में लिखी जाती थी और तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ जैसी अन्य भाषा लिपि के विभिन्न विभिन्न होते थे यानी कि अलग-अलग होते थे। तमिल और विभिन्नता होती थी, लेकिन ये लिपियाँ नगर, नागरी या प्राचीन लिपि के विकसित होती थी। लेकिन ये सभी लिपियाँ क्या आती थी? नगर का विकास करती थी। अब यहाँ से जो है पाठ के आगे से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको समझ के बनाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या करा कि देवनागरी लिपि का अक्षर में स्थिरता कैसे आई? तो करीब 2 सदी पहले, 200 साल पहले इस लिपि में टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसकी अक्षरों में स्थिरता आ गई। नहीं होता था और अच्छा नया-नया अक्षर आता, लेकिन जितना अक्षर लिखा, टाइप हो गया, वही अक्षर बन के रह गया। अगर टाइप नहीं होता, अक्षर नहीं रहता, तो भाई क्या करता कितना जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो नए-नए वर्ड लिखते हैं, नए-नए जानकारी होता है। इसलिए वहाँ पे आकर स्थिरता का मतलब होता है रुक जाता है। ठीक है? अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, तो देवनागरी लिपि में कौन-सी भाषाएँ लिखी जाती हैं? अभी हम आपको बताएँ कि देवनागरी लिपि की जो भाषा होती है, अलग-अलग होती है। अब कौन-कौन सा ऐसा भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवरारी भाषाएँ, मराठी भाषाएँ, लिपि संस्कृति व हिंदी की लिपि को ही देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। समझ में आ गया? अगला है लेखक ने किन भारतीय लिपि को देवनागरी का संबंध बताया है? मतलब लेखक ने किस भारतीय लिपि जो है देवनागरी लिपि का उसके बारे में संबंध बताया है? तो लेखक ने गुजराती और बंगाली लिपि को देवनागरी का संबंध बताया है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन चौथा कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? अगर नंदी नागरी की बात करें तो विद्वान का यह भी मत है कि वाकाटक और राजकोटों के समय के महाराष्ट्र प्रसिद्ध नंदी का आधुनिक और इसे लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी पड़ा था। क्या पड़ा था? नंदी नागरी पड़ा था। और दक्षिण भारत में पोथियों लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता रहता था। दरअसल दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मानेकशॉट, राष्ट्रकूट, देवगिरी, यादव तथा विजयनगर के शासकों ने लेख नंद नागरी लिपि में है। पहले पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी को से ही नाम दिया गया था। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं और इनके वितरण दें। तो अगर बात करें बच्चों तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्के और नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं और उसे उत्तर भारत में 9वीं सदी से। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का जो 8वीं सदी से मिलने लगा और उत्तर भारत में बात करें तो ये 9वीं भारत में। तो उत्तर भारत चल जाओ, तमिलनाडु चल जाओ, ठीक है, और केरल चल जाओ, वो सब इलाका में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। छठा क्या कराया कि ब्राह्मण और सिंधवी लिपि में तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या थी? तो गुप्त काल के ब्राह्मण लिपि ने बाद के सिद्धांत लिपि जैसे कि अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटी ठोस तिनके थे, जिनके नागरी लिपि की मुख्य पहचान थी। और इसके अक्षरों को सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती थी और ये सभी लकीरें लंबी जिसके अक्षरों में चौड़ाई होती थी। ये ब्राह्मी लिपि का सिद्धांत का नागरी लिपि मुख्य पहचान था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तर भारत के किन शासकों ने प्राचीन नागरी लिपि प्राप्त होते हैं? तो उत्तर भारत के इस्लामी शासन की नींव डालने वाली, इस्लामी शासन जो होता है ना, जैसे मुसलमान लोग हो गया, तो इस्लामी शासन की नींव डालने वाली महमूद गजनी लाहौर के टकसाल में ढांचे गए चांदी के सिक्के पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? इस संबंध में आपकी क्या बताएं, मतलब इसमें आप संबंध में क्या बताता है? तो देखिए पटतालबिक्स नामक एक नाटक को जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। अब पाटलिपुत्र किसे कहते हैं? तो पटना का जो नगर था उसे पाटलिपुत्र कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इसका स्थापन उत्तर भारत की एक विशेष शैली नगर शैली कहते हैं। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम देव अथवा इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना के देवनागरी भी कहा जाता होगा। देवनगर के लिए होने के उत्तर भारत के प्रमुख लिपि के बाद देवनागरी का नाम इसे दे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना था? पटना से नागरी का संबंध लेखक ने क्या बताया? तो पटना से नागरी का जो संबंध है लेखक ने बताया कि जितना द्रुसत्य एवं नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। पद्मावती और नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना के नागर को ही पुकारा जाता था, उसे ही पटना कहा जाता था और उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य और उत्तर भारत के एक विशेष शैली को नगर शैली कहते थे। नगर यानी कि नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित रखता था।
उत्तर भारत बोले तो उत्तर भारत हमारा क्या पड़ जाएगा, उत्तर भारत में हमारा पड़ जाएगा कश्मीर पड़ जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ जो है उत्तर भारत की ओर पड़ेंगे, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ये सभी चीज़। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रम द्वितीय का व्यक्ति का नाम देव था, इसलिए चंद्रगुप्त की राजधानी पटना का देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर लिपि ने होने से उत्तर भारत की लिपि को बाद में देवनागरी के नाम से नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि नागरी लिपि कब तक संवेदनशील लिपि थी। तो ईसाई की 8वीं और 11वीं सदी में नागरी लिपि को पूरे देश में व्यक्त होते हैं, इस समय हम सर्वदेशी लिपि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। इस संबंध में लेखक की क्या जानकारी थी, मतलब नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। तो नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। अब जैसे जैसे लिपि बढ़ेगा ना, उसी तरह से भाषा भी अलग अलग बढ़ जाएगा। 8वीं 9वीं सदी में आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता था, और इस काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार से ही आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है कि गुज्जर प्रतिहार कौन था। गुज्जर प्रतिहार कौन था भाई, तो अनेक विद्वानों का मत है कि गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। कहाँ से, बाहर से। तो देखिए गुज्जर, यही ना आपको बता दें कि भारत में जितने भी जो शासन करने वाले जो लोग थे ना, सब बाहरी थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत में घुसा था। अब उसका उद्देश्य था कि सबसे पहले भारत में घुसे कोई बहाना से, और घुसने के बाद वहाँ पे हम शासन करें। तो वह घुस कर समुद्री इलाकों से, समुद्र से होते हुए भारत आया, और भारत में आकर शासन किया। यानी कि पहले तो वह जमीन लिया, लोगों को झांसा दिया कि आपको रोजगार देंगे, हम आपको कंपनी बैठाएंगे, और बाद में धीरे धीरे वो उसको झांसे में सब आते गए, और धीरे धीरे वह शासन करने लगा, सबको बंदी बनाते गए, काम में रखते गए, ठीक है। अब यहाँ पे अनेक विद्वान का यह है कि गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसाई की 8वीं सदी से पूर्वधन और अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना शासन खड़ा किया, और बाद में कंजौर भी अपना अधिकार कर लिया। तो ये बाहर से भारत में आया, और भारत में आने के बाद धीरे धीरे कंजौर पे किया, तो फिर धीरे धीरे महेंद्रपाल आदि प्रतिहार शासन ने सभी जगह अपना हुकूमत चलाने लगा। बाद में प्रतिहार शासन हुए, और मजीर भोज 1840-81 में ग्वालियर से प्रशासित नागरी लिपि संस्कृत भाषा में थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्या करें, निबंध के आधार पर काल क्रम नागरी लिपि को संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निबंध के आधार पर काल प्रस्तुत नागरी लिपि में संबंधित प्रमाण इसलिए मिलते हैं कि 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी 6 राजाओं के सिक्कों का नगर अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी में केरल के शासकों में सिक्कम और वीर के केरलिस जैसे नगर नागरी लिपि में अंकित और प्राप्त परमाणु परयु और प्लेसन नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। यह हजार के इस्पात और मालवा नदी में नागरी लिपि को इस्तेमाल होता था। उसके बाद क्या करा कि विक्रमादित्य के समय पटना के देवनागरी लिपि मिलता है। ईसाई की 8वीं 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। मतलब 8वीं सदी की बात करें तो नागरी लिपि जो था, देवनागरी लिपि पूरे भारत में उसी का बोलबाला था। 8वीं सदी में दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तियाँ मिली थी वह नागरी लिपि में है। अब कुछ लोग दूसरे देश से आए और अपनी अपनी भाषा को यहाँ पर छेड़ कर चले गए। अब उसी भाषा को लोग सब मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब भाषा को सीख गया। और 554 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ, और 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संगठन की रचना से मिलती जो नागरी लिपि कहलाती है, और उसे नागरी लिपि कहा जाता है। तो जितने क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको बुक में दिया रहता है, उससे जितने क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको कराया। अब यहाँ से कुछ भाषा की जो बातें होती हैं, भाषा की बात में किस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो भाषा की बोध में भाषा की बात में आपका व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। क्या करा कि निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा से संज्ञा बनाइए। संज्ञा बनाना है, शब्द दिया हुआ इसको संज्ञा बना देना है। कैसे बनाना है, जैसे स्थिर, स्थिर का संज्ञा क्या हो जाएगा, स्थिति। उसका अतिरिक्त का हो जाएगा अतिरिक्ता, अस्मरणीय स्मरण, दक्षिणी यानी कि दक्षिण, आसान यानी कि आसानी, प्रकर्म यानी कि प्रकर्मण, युगिन यानी कि युग। तो ये क्या थे, तो ये अगर कहीं आपको दिया जाएगा बनाने के लिए कि बताइए शब्दों से संज्ञा बनाइए, तो इस तरह का संज्ञा बना देना, ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या करा है कि निम्नलिखित पदों को समास विग्रह करें। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि समास विग्रह करें, समास बता। तमिल मलयालम, तमिल और मलयालम दीर्घ समास हो जाएगा। रम सी, रम और सी दीर्घ समास हो जाएगा। विधानुराग, विधा को अनुराग, ये तत्पुरुष हो जाएगा। सिरोरेखा, सिरोरेखा सिर पर रेखा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। हस्तलिपि का मतलब हस्त की लिपि को कहता है हस्तलिपि, पुरुषवाचक हो जाएगा तत्पुरुष। और दोहा कोशी हो जाएगा तत्पुरुष, और पहला पहल हो जाएगा अवयवी समास, ठीक है। तो इस तरह का समास होता है, आपको याद कर लेना है। अगला है परिवारती शब्द है, जैसे कि मंत्र, मंत्र का मतलब है कथन, वचन, संवेदनशील, पूरे देश की संपत्ति, राष्ट्र। अनुकरण का मतलब अनुगमन करना, नकल करना। चलिए आगे देखिए और क्या क्या दिया हुआ है। और अगर बात करें तो अगला दिया हुआ है कि व्यवहार, व्यवहार का मतलब क्या होता है, आचरण होता है, संबंध होता है। शासक का मतलब होता है राजा या बादशाह। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थ बताइए, इसके क्या क्या अर्थ है। तो देख लीजिए और फटाक से ना, पत्र यानी कि पुराना, प्रत्ययन यानी कि प्रयास हो जाएगा, लिपि यानी कि लिखावट, लिप्त यानी कि ढका हुआ, नागरिक यानी कि लिपि का नाम है, नागरिक यानी कि जनता होता है, पट मतलब वस्त्र होता है, पट शस्त्री यानी कि पत्रिकाएं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, जो कि आपको सभी क्वेश्चन जो थे बीबीआई और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्त, फ्रेंड और ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।